नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ राजस्थान अध्ययन के सब्जेक्ट को लेकर। राजस्थान अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हमारी राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसका दूसरा पार्ट राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में प्राचीन काल में कौन कौन से जनपद थे और उन जनपदों की वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान के किस जिलों में वो अवस्थित थे, उनका अध्ययन करेंगे। ये राजस्थान की ये दूसरा पार्ट है 6ठी क्लास की राजस्थान अध्ययन का। सबसे पहले मरु किस क्षेत्र को कहा जाता था? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, इस क्षेत्र को मरु कहा जाता है। और मरु कब से कहा जाता है? ऋग्वेद के समय से मरु कहा जाता है। और रामायण और महाभारत में इस प्रदेश को मरु प्रदेश कहा गया है। रामायण और महाभारत में भी इस प्रदेश के लिए मरु प्रदेश शब्द का उल्लेख हुआ है। मरु प्रदेश। दूसरा है जांगल प्रदेश किसको कहा जाता था? बीकानेर और नागौर का जो क्षेत्र है उसको संयुक्त रूप से जांगल प्रदेश कहा जाता था। तीसरा मत्स्य इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी वो चारों वेदों में से जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, उसमें भी मत्स्य का उल्लेख मिलता है। और मत्स्य जो संघ है उसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसको बेराट भी कहा जाता है। बेराट के जो अवशेष मिले थे वो तो बेराट भी कहा जाता है। और महाभारत में इसका जो उल्लेख है वो विराटनगर के तौर पर मिलता है, जहाँ पांडव अपना 1 साल का अज्ञातवास बिताते हैं। तो इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और बौद्ध जो साहित्य है उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। ये क्षेत्र वर्तमान में अलवर और जयपुर के जो बीच का एरिया है उसको विराटनगर के नाम से जाना जाता है, या मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री जो हेनसांग भारत आया था उसके वर्णनों में भी, क्योंकि वो बेराट गया था और जो एक बौद्ध धर्म का केंद्र होने की वजह से इसका उल्लेख चीनी यात्री फायान हेनसांग के वर्णन में इसका उल्लेख मिलता है। यानी परीक्षा में सवाल ऐसे पूछ सकता है कि चीनी यात्री हेनसांग की जो पुस्तक है सीयू की, उसमें राजस्थान के किस प्रदेश का वर्णन है? तो विराटनगर या मत्स्य नगर। चौथा है सूरसेन वर्तमान भरतपुर, धौलपुर और करौली को कहा जाता है। इसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन। पांचवा सीवी है, ये उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। जो सीवी एक जाति जो भगवान शिव की भक्ति शैव जाति थी, उस सीवी जाति की संख्या अधिक होने की वजह से इस क्षेत्र को सीवी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम मेवाड़ इस क्षेत्र को कहा जाता है। इसकी जो राजधानी थी वो मध्यमिका या माध्यमिका थी। मेवाड़ और या प्रागवाट इसका दूसरा नाम है। बाद में जो बप्पा रावल ने यहाँ गुहिल वंश की स्थापना करी थी और जो हिंदुस्तान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश रहा था, गुहिल राजवंश। तो मेवाड़ और सीवी दोनों नामों का उल्लेख आता है, तो आपको इसके उत्तर में उदयपुर लिखना है। उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी या मेवाड़। उसके बाद में अर्जुनायन अलवर और भरतपुर को अर्जुनायन कहा जाता है। मालव, अजमेर, टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ इस क्षेत्र को मालव प्रदेश कहा जाता है। मालानी, बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता था। योदेई, गंगानगर और हनुमानगढ़ को योदेई कहा जाता है। और इन्होंने उत्तरी राजस्थान से कुषाणों की शक्ति को नष्ट किया था। पूछ लेते हैं परीक्षा में कि उत्तरी राजस्थान से कुषाणों की शक्ति का नष्ट करने का श्रेय किसे है? योदेई को। वागड़ क्षेत्र नाम से 2 क्षेत्रों को जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे वागड़ी कहा जाता है। और दूसरा नरहड़, झुंझुनू, भादरा और नोहर, यानी ये झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का जो एरिया है उसे भी वागड़ कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखना कि प्रश्न पूछते वागड़ किसे कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन में है तो वो सही है, और भादरा, नोहर, नरहड़ ये है तो भी ये सही है। मारवाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो मारवाड़ी कहलाती है। हाड़ौती, कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसे संयुक्त रूप से हाड़ौती कहा जाता था। यहाँ पर मीणा जनजाति के लोगों का शासन रहा था। बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण पड़ा था।
ढूंढाड़, जयपुर का जो प्राचीन नाम है वो ढूंढाड़ है। मेवात, अलवर और भरतपुर क्षेत्र को मेवात कहा जाता है और मेवात नाम है कि मेव जाति के लोगों की वजह से हैं। और मेव जाति, उनमें एक प्रमुख सेनानायक हुए थे हसन खां मेवाती, याद रखना, हसन खां मेवाती। इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। हसन खां मेवाती, पूछ लेते हैं हसन खां मेवाती ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? खानवा के युद्ध में किसकी ओर से भाग लिया था? राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। ये यहाँ मेवात के प्रमुख सेनानायक थे। थली बीकानेर और नागौर का जो उत्तरी क्षेत्र है उसे थली कहा जाता है। शेखावाटी, सिक्कर चूरू और झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। राव शेखा ने इस क्षेत्र की स्थापना करी थी, नए राजवंश की नींव डाली थी, जिसके नाम पर इसे शेखावाटी कहा जाता है। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है चंद्रावती। मांड और वल, जैसलमेर को कहा जाता है मांड और वल। तो ये जो क्षेत्र दे रखे हैं कि वर्तमान में क्षेत्र है, वो प्राचीन काल में इन्हें इन जनपदों के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इनका क्षेत्र किन किन जिलों में विस्तृत है, इन्हें सभी को याद करने की कोशिश करना। ये सारे के सारे 6ठी क्लास की जो किताब है उसमें दे रखे हैं, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दूसरे मैंने इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, तो ये बाकी और भी कई क्षेत्र है जिनको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद है राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसका तीसरा अध्याय है इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में आता है सबसे पहला स्थान आता है अभिलेख। अभिलेख या तो पत्थरों पर बने हुए होते थे या फिर ताम्रपत्र, तांबे के ऊपर ताम्र के पत्र के ऊपर खुदाई करके बनाए हुए होते थे। तो प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? प्रमुख अभिलेखों में है नगरी का अभिलेख, और इनको एक प्रशस्ति नाम भी आता है। प्रशस्ति का अर्थ होता है अगर किसी की प्रशंसा में अगर कोई अभिलेख लिखा गया है, किसी राजा की प्रशंसा में, तो उसे प्रशस्ति कहा जाता होता वही अभिलेख है, लेकिन प्रशंसा में लिखने की वजह से उससे प्रशस्ति कहा जाता है। और बाकी अभिलेख यानी किसी भी किले का या झील का कोई निर्माण कराया है तो उसके जो पत्थर लगाया जाता है उस पत्थर को या अभिलेख के तौर पर जाना जाता है। पहला है नगरी का शिलालेख। नगरी का शिलालेख ये उदयपुर के वर्तमान में संग्रहालय में अंदर रखा गया है। इसमें विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है। दूसरा है नानसा यूपलेख। नानसा यूपलेख ये नानसा स्थान का नाम है भीलवाड़ा में, वहाँ से प्राप्त होता है। कि नानसा यूपलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो भीलवाड़ा से। 168 ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है और इसकी स्थापना सोम के द्वारा की गई। बाद में घटियाला अभिलेख ये जोधपुर के घटियाला ग्राम में मिलता है। इसमें प्रतिहार शासक है कक्कुक, उसका यशोगान इस अभिलेख में मिलता है। इसमें क्या एक दो चीज़ें याद रखना है, तो जगह का नाम कि घटियाला अभिलेख कहाँ मिलता है? जोधपुर। और उसका प्रमुख उक्ति आती है कि उसमें मुख्य रूप से क्या है? तो प्रतिहार शासक कक्कुक का यशोगान। मानकोरी का अभिलेख ये मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। इसके बारे में विशेष तौर पर याद ये रखना होता है कि कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाते वक्त समुद्र में फेंक दिया गया। प्रश्न पूछते हैं कि कौन से अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था? तो मानखोरी के अभिलेख को कर्नल टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। किराड़ू का अभिलेख जो अभिलेख है उसमें परमारों की जो उत्पत्ति है वो महर्षि ऋषि ने आबू पर्वत के ऊपर जो यज्ञ किया था उस यज्ञ से परमारों की उत्पत्ति मानी जाती है। चौहानों की उत्पत्ति भी अग्निकुंड से मानी जाती है, यानी चौहान और परमार है इनकी उत्पत्ति अग्निकुंडों से मानी गई है। तो परमारों की उत्पत्ति या आबू पर्वत पर जो यज्ञ किया था उसके अनुसार मानी जाती है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो किराड़ू के अभिलेख में मिलता है। और किराड़ू बाड़मेर, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। खजुरा के सदृश्य या कामशास्त्र की मूर्तियां वर्तमान में किराड़ू के जो मंदिर है उनमें लगी हुई है। बिजोलिया का शिलालेख 1170 ईस्वी में ये चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। और चौहानों का जो इतिहास है वो इतिहास पूरा इस बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है कि चौहानों की जो चौहान वंश है उसकी नींव है वो आदि पुरुष इनके संस्थापक वासुदेव ने 551 ईस्वी में रखी थी और अपनी राजधानी बनाया था अहिछत्रपुर को, जो वर्तमान में
नागौर को कहा जाता है। अहिछत्रपुर उनको अपनी राजधानी बनाया था। और सांबर झील जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उस सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव ने करवाया था। तो बिजोलिया शिलालेख को भी विशेष तौर पर याद रखना। 1170 इसकी ईस्वी। और चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, कौन से शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था? बिजोलिया शिलालेख में। और चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? वासुदेव ने। चौहानों की आरंभिक राजधानी कौन थी? अहिछत्रपुर, नागौर। बाद में इन्होंने राजधानी अजयपाल ने अजमेर बसाकर अजमेर शिफ्ट कर ली थी। और सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। इसके बाद में चिरवा का अभिलेख। चिरवा का अभिलेख चिरवा ग्राम उदयपुर में मिलता है, जिसमें मेवाड़ के शासकों का वर्णन है। मेवाड़ के जो राजवंश बप्पा रावल से लेकर उनका प्रशंसा की गई है तो चिरवा के अभिलेख में। तो चिरवा का अभिलेख कहाँ मिलता है? उदयपुर में, उदयपुर के चिरवा गांव में। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, कीर्ति स्तंभ पता है चित्तौड़ में है। और उसके जो प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति में कुंभा की जो उपाधियाँ हैं, यानी कुंभा को कई प्रकार की उपाधियाँ दी गई थी, उन उपाधियों का उल्लेख इस कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में किया गया। और कुंभा के द्वारा जो लिखे गए जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में किया गया है। उसके बाद में नौलखा बावड़ी की प्रशस्ति। तो नौलखा बावड़ी कहाँ है? पहला प्रश्न तो ये बन जाता है डूंगरपुर में। और इसका नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में जूनागढ़ प्रशस्ति। जूनागढ़ है, ये बीकानेर के किले को कहा जाता है, जिसकी निर्माण की तिथि 1599। तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था? और इस किले का जो पूरा इतिहास है वो इन्होंने लिखाने का प्रयास किया गया। ये राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह ने जो जूनागढ़ किले का लिखा था, उन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। उनके द्वारा इस प्रशस्ति को लगवाया गया था। और इस प्रशस्ति के जो रचयिता है वो जेता है। रचयिता का नाम याद रखना, जेता। तो ये जूनागढ़ की प्रशस्ति बीकानेर और रचयिता जेता। उसके बाद में है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राजसमंद में है। राजसमंद की जो राजसमंद झील है, उसकी झील की नौचौकी की जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर 25 काले संगमरमर के पत्थरों के ऊपर पूरे मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का लिखा गया है। तो ये संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, जिसको राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य भी कहा जाता है। और इसका रचयिता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। सारी चीज़ें याद रखने लायक है। कितने शिलालेख है? 25। रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य भी कहा जाता है। कौन सी झील के किनारे है? राजसमंद झील की नौचौकी की पहाड़ के अंतर्गत। और इसमें कहाँ मतलब किन किन का वर्णन किया गया? तो जो मेवाड़ के संस्थापक है बप्पा रावल, वहाँ से लेकर जो राज सिंह के समय तक का उल्लेख किया गया है। इतिहास जानने के पहला स्रोत हमने पढ़ा अभिलेख। अभिलेख के बाद में दूसरा स्रोत है स्मारक। स्मारक में क्या होता है कि जो किले, बावड़ी या प्राचीन जितनी भी इमारतें हैं, सराय है या कोई झील है, उनका जो निर्माण किया गया है, उनके आधार पर हम इतिहास का पता लगाने का प्रयास करते हैं कि उनका निर्माण कब किया गया, किसके समय में किया गया, किस समय किस राजा की कितनी आर्थिक संपन्नता रही होगी, या किसी ने किस विजय के उपरांत इसका निर्माण करवाया था। तो उनके आधार पर इतिहास को जानने का हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। तीसरा है मुद्राएं। यानी मुद्राएं उस समय राजाओं की जो भी सिक्के वगैरह चलते थे, सोने चांदी के तांबे के जो भी सिक्के, उन सिक्कों के ऊपर राजाओं का जो सिंहासन आरूढ़ होने का जो समय या उनकी जो स्थापना की जो तारीख है, या और भी कई जानकारियां सिक्कों के ऊपर मिलती थी, जिनके आधार पर हमें उस समय के आर्थिक इतिहास और वहाँ के सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है। सिक्कों के बारे में जो सवाल है जो मुख्य रूप से कहाँ से पूछे जाते हैं, वो एक तो है जैसे जोधपुर रियासत के प्रमुख सिक्के कौन कौन से हैं? विजयशाही, भीमशाही, गजशाही और डब्बूशाही। ऐसे कई बार पूछे थे कि विजयशाही और भीमशाही किस रियासत के सिक्के थे, तो ये सिक्कों के नाम है, जोधपुर रियासत के सिक्के हैं विजयशाही, भीमशाही, गजशाही और डब्बूशाही। बीकानेर रियासत के जो सिक्के थे उन्हें गजशाही या गंगाशाही कहा जाता था। मेवाड़ रियासत के जो सिक्के हैं अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के, स्वरूप शाही, चांदोड़ी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, शाह आलमी, एलची और ढींगला, ये मेवाड़ रियासत के सिक्के हैं।
जयपुर रियासत के सिक्के जाट शाही, मोहम्मद शाही और हाड़ी, याद रखना जाट शाही, मोहम्मद शाही और हाड़ी ये जयपुर रियासत के सिक्के थे। सिक्कों के बारे में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण याद रखना कि जो टोंक के अंदर रेड जगह हैं वहाँ पर सिक्कों का खुदाई के दौरान सबसे बड़ा जखीरा मिला, लगभग 3075 सिक्के मिले थे और ये भारत में एक जगह पर मिलने वाले सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या थी, सबसे बड़ी एक ढेर था जहाँ ये सिक्के मिले थे, इसलिए इसको भारत का टाटा नगर कहते हैं कि ये उस समय बहुत ही संपन्न रहा होगा, तभी यहाँ इतनी संख्या में एक साथ मुद्राएं मिली थी। तो याद रखना भारत का टाटा नगर किसे कहा था? रेड कहाँ है? टोंक में। या भारत में सिक्कों का सबसे बड़ा जखीरा कहाँ मिला? रेड में मिला। 31 रुपया की टकसाल, जो रुपये छापने, रुपये बनाने की जो मशीन होती है वो टकसाल कहलाती है। तो ये 31 टकसाल है, ये कुचामन नागौर में थी। तो यहाँ से 31 सिक्का बनता था। ये पटवार 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि 31 टकसाल कहाँ थी? तो ये कुचामन नागौर में थी। पंचमार्क सिक्कों के बारे में पहला साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो ये केवल राजस्थान में मिलता है पंचमार्क सिक्कों के बारे में। ये कॉलेज लेक्चर 2007 में पूछा गया प्रश्न है। विक्टोरिया इम्प्रेस और के सिक्के कहाँ मिलते हैं? तो बीकानेर के जो राजा थे उन राजाओं ने विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो महारानी थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए सिक्के की एक तरफ महारानी विक्टोरिया का तस्वीर और नाम विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया और दूसरी तरफ राजा ने अपना नाम लिखाकर सिक्के जारी किए थे। तो किस रियासत ने किया था ऐसा? तो बीकानेर रियासत ने किया था। RS 2013 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से कहलाते हैं? आहत सिक्के। आहत सिक्के नाम से स्पष्ट है, उन्हें ठोक कर बनाया जाता था। यानी एक निश्चित सिक्का बनाने की एक फ्रेम होती थी, उस फ्रेम के ऊपर रखकर और चोट करके ठोकर बनाया जाता था, वो आहत सिक्के कहलाते थे। पर सबसे जो प्राचीन सिक्के या प्राचीन मुद्राएं मिलती है वो आहत मुद्राएं ही मिलती है। ये पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न। यानी ये आपको प्रश्नों की प्रकृति समझाई कि सिक्कों से संबंधित जो प्रश्न है वो किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो इन्हें अलग अलग रियासतों के सिक्के अलग अलग याद रखना और सिक्कों का जो प्रश्नों की प्रकृति है वो याद रखना। मुद्राओं के बाद में अगला पुरातात्विक स्रोत है बर्तन और कलाकृतियाँ। तो खुदाई के समय, प्राचीन समय में जो बर्तन मिले, अन्य कलाकृतियाँ मिली, उन कलाकृतियों से वहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को जानने में हमें मदद मिलती है। इसमें गणेश्वर सभ्यता मिली थी जो नीम का थाना सीकर में मिली थी। ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि ताम्रयुगीन राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? गणेश्वर, सीकर में। या गणेश्वर सभ्यता का संबंध है सीकर नीम का थाना से। जोधपुरा, ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। जोधपुरा जयपुर के अंदर एक गांव है जहां काले और लाल मृदभांड मिले थे। नोहो कहाँ अवस्थित है? भरतपुर में। यहाँ भी काले और लाल मृदभांड के अवशेष मिले हैं। ये और भी प्राचीन सभ्यताओं पाठ पढ़ेंगे, उनमें विस्तार से पढ़ेंगे। अभी ये जो छठी की किताब है उनमें केवल 3 ही क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, तो 3 ही आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद में अगला स्रोत है ताम्रपत्र, यानी तांबे के पत्थरों के ऊपर जो प्राचीन इतिहास लिखा जाता था, वो भी उनके माध्यम से हमें इतिहास जानने में काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद में साहित्यिक स्रोत में यानी प्राचीन काल में राजाओं की जो प्रशस्ति या प्रशंसा में जो इतिहास लिखा गया, और कई ऐसे जो स्वतंत्र जो कवि थे या लेखक थे, उन्होंने भी अपना इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो इनमें महत्वपूर्ण जो साहित्यिक स्रोत है और उनके रचयिता कौन है उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। पृथ्वीराज विजय, ये जयानक की करती है पृथ्वीराज विजय, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय के बारे में उल्लेख है। हमीर महाकाव्य, ये नैन चंद्र सूरी ने लिखा था हमीर महाकाव्य, जो हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ था उस संघर्ष के बारे में वर्णन मिलता है। कानड़दे प्रबंध पुस्तक पद्मनाभ ने लिखी थी। कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ। दलपत विलास दलपत सिंह ने लिखी थी। जग्गा खिड़िया की वचनिका जग्गा खिड़िया ने लिखी थी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर है वो सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद को लिखा था। मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेऊ, याद रखना मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा था? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, जोधपुर जी हैं।
अजमेर के जो राजा हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का जो युद्ध हुआ था उसका पूरा आंखों देखा हाल इन्होंने लिखा था चंद्रबरदाई ने। 4 बांस वो जो चौपाई आती है ना, अष्टंगुल प्रमाण ता बेटा सुल्तान मत चूके चौहान, वो इस पृथ्वीराज रासो से लिखी गई थी, चंद्रबरदाई ने लिखी थी। हमीर रासो जोधराज ने लिखी थी, इसमें हमीर हट के बारे में, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया है। डोला मारूरा दुहा ये प्रेम के दुआ हैं, कलोल कुशलाभ ने लिखे थे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत जिसमें राणा रतन सिंह और पद्मावती का जो इतिहास लिखा गया है, और अलाउद्दीन खिलजी जी जो अभी हाल ही में पद्मावत फिल्म बनी थी उसके बारे में ये चर्चाओं में रही थी, मलिक मोहम्मद जायसी की करती है, जिसके अंतर्गत मेवाड़ का जो इतिहास है उस इतिहास को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया था। कुवलयमाला उद्योतन सूरी विशेष तौर पर याद रखना, राजस्थान के इतिहास की सबसे प्राचीन राजस्थानी भाषा में लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक है कुवलयमाला। लेखक है उद्योतन सूरी, रट लेना छोड़ना मत, कुवलयमाला उद्योतन सूरी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम पुस्तक राजस्थानी भाषा के अंदर। अचलदास खींचीरी वचनी का शिवदास गार्डन, अचलदास खींचीरी वचनी का शिवदास गार्डन। चेतावनी राज टुंगटिया केसरी सिंह बहारट, ये जब महाराजा थे मेवाड़ के, वो लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो केसरी सिंह बहारट ने उन्हें शॉर्ट लिखकर भेजे थे, जिनको पढ़कर वो जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने उस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इनके अलावा अन्य साहित्यिक स्रोत है संगत रासो, संगत रासो की रचना की थी गिरधर ओसिया ने, गिरधर आसिया ने। राजपुताने का इतिहास गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान के कई रियासतों का इतिहास लिखने का काम किया था। अन्य राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे अधिक जो काम किया था आधुनिक रूप से वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। राजस्थान के लगभग तमाम रियासतों के इतिहास को एक जगह करके लिखने का काम किया था, तो इसे विशेष तौर पर याद रखना, राजपुताने का इतिहास गौरी शंकर ओझा ने लिखा था। मारवाड़ प्रगनारी विगत मूणोत नैणसी, मूणोत नैणसी ने लिखी थी। एक मूणोत नैणसी ख्यात, और वो उसमें नाम साथ में आ रहा है तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूणोत नैणसी ख्यात। अब मूणोत नैणसी जो ख्यात है उसमें विशेष सवाल क्या पूछते हैं कि मूणोत नैणसी जो ख्यात है, अब इसमें यह तो नहीं पूछेंगे मूणोत नैणसी ख्यात किसने लिखी, क्योंकि इसमें उत्तर तो प्रश्न में ही आ रहा है। इसमें जो सवाल पूछते हैं इसमें किस राज्य का इतिहास का वर्णन किया था, तो इन्होंने मारवाड़ की रियासत, मारवाड़ या जोधपुर रियासत का इतिहास है मूणोत नैणसी ख्यात के अंदर। तो इसे याद रखना, मूणोत नैणसी की ख्यात के आगे मारवाड़ या जोधपुर लिखना, उसमें उसका इतिहास बताया गया है। और मारवाड़ प्रगनारी विगत, इसमें भी मारवाड़ के जो इतिहास लिखा है ये मूणोत नैणसी ने लिखा था। इसको याद रखना, मूणोत नैणसी का राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूणोत नैणसी का। अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी कवि था, अकबर के जो नवरत्नों में शामिल था अब्दुल फजल। तो मारवाड़ का या राजस्थान का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? मूणोत नैणसी को कहा जाता है। बीकानेर राठौड़ानी ख्यात दयालदास, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात दयालदास ने लिखी थी। रणमल छंद श्रीधर व्यास ने लिखी थी, रणमल छंद। राव जेतसिरो छंद बिट्टू सूजा, राव जेतसी बीकानेर के शासक रहे, उनके बारे में जो इतिहास है बिट्टू सूजा ने लिखा था। तो आज के हम इस वीडियो में मैंने तो 6ठी क्लास की जो किताब है उसके 2 चैप्टर लेने का प्रयास किया था, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और आगे के क्लास के अंदर बाकी बचा जो सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।